नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक बेहद दुखद खबर आई है। हमारे दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीकानेर के पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर से उनका रिश्ता कितना गहरा और दिलचस्प था। साल 2004 में जब बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा तो धर्मेंद्र जी ने फिल्मी स्टारडम से राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर दिया। उन्होंने अपने बेटे सनी और भाभी को भी बीकानेर बुलाया। 57,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भले ही सांसद रहते हुए वो कुछ विवादों में रहे, लेकिन बीकानेर के विकास के लिए उनका योगदान, खासकर सूरसागर जलाशय की सफाई में, आज भी याद किया जाता है। एक ऐसा सफर जहाँ फिल्मी दुनिया का जादू राजनीति की गलियारों तक छा गया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है और इस पर सबसे भावुक प्रतिक्रिया आई है मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर की। करण जौहर ने ही मैन को याद करते हुए लिखा कि यह एक युग का अंत है। उन्होंने धर्म जी को मेन स्ट्रीम सिनेमा का असली हीरो बताया, जिनकी स्क्रीन पर मौजूदगी सबसे अद्वितीय और रहस्यमयी थी। करण ने लिखा कि धर्म जी सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे, लेकिन उनकी पोस्ट की सबसे दिल छू लेने वाली बात "अभी ना जाओ छोड़कर" थी। दिल अभी भरा नहीं। ये शब्द बताते हैं कि इंडस्ट्री में हर कोई उनसे कितना प्यार करता था। करण के लिए धर्म जी का जाना एक भी न भरने वाला खालीपन है। उनके आशीर्वाद और गर्मजोशी को हमेशा याद किया जाएगा। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र जी के निधन की दुखद खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने जुहू स्थित अपने बंगले में आखिरी सांस ली। हालांकि बीते हफ्ते जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ी थी। लेकिन तब बेटी ईशा देओल और हेमा मालिनी ने इन खबरों को गलत बताया था। इसके बाद वह घर लौट आए थे, लेकिन आज यह दुखद खबर आ गई। इंडस्ट्री के तमाम सितारे सलमान, शाहरुख, आमिर, अमिताभ बच्चन समेत कई लोग लगातार उनका हालचाल ले रहे थे। अब इस महान कलाकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक बेहद गमगीन दिन है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी को विले पार्ले स्थित पवन हंस स्मशान भूमि में अंतिम विदाई दी गई। इस महान अभिनेता के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक पूरी इंडस्ट्री उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी। 89 साल के धर्मेंद्र जी ने सोमवार सुबह जुहू स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। उनके जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपूरणीय क्षति बताया है। बता दें, उनके फैंस के लिए एक आखिरी तोहफा बाकी है। उनकी आखिरी फिल्म 21 अगले महीने 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। यह एक युग का अंत है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। देश को अपने 53वें मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को पद की शपथ ली। वह जस्टिस BR गवई के जगह लेंगे और करीब 15 महीनों तक देश के शीर्ष न्यायिक पद पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। हरियाणा में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले जस्टिस कांत 2000 में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई, जिनमें राजद्रोह कानून को स्थगित रखना और राज्यपाल की शक्तियों पर महत्वपूर्ण संदर्भ शामिल है। देश की न्यायपालिका को अब एक नया और अनुभवी नेतृत्व मिला है। सोने चांदी की कीमतों से जुड़ी एक बड़ी खबर। जो लोग दिवाली के बाद खरीदारी का मन बना रहे थे, उनके लिए यह बम्पर मौका है। रिकॉर्ड उछाल के बाद पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर के दामों में बड़ी गिरावट आई है और दाम करीब 8,300 रुपए तक गिरे हैं। 24 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 1,600 रुपए से ज्यादा गिरकर 1,23,150 प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। वही चांदी में 8,200 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई है और यह 1,51,000 प्रति किलो के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों यहाँ तक कि कॉमेक्स पर भी कीमतों में कमी आई है। यह निवेशकों और खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। देश को जस्टिस सूर्यकांत के रूप में 53वें मुख्य न्यायाधीश मिले। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में हिंदी में शपथ ली, जो इस समारोह की एक बड़ी बात थी। लेकिन इस मौके की सबसे खास बात रही पूर्व CJI जस्टिस BR गवई का एक ऐतिहासिक कदम। गवई साहब ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी आधिकारिक कार नए CJI सूर्यकांत के लिए राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दी। जी हाँ,
उन्होंने खुद उस कार में सफ़र नहीं किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि नए चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तुरंत उनकी आधिकारिक कार मिल जाए। यह विनम्रता और पद के सम्मान की एक नई मिसाल है। साथ ही शपथ ग्रहण में 6 देशों के सीजेआई की मौजूदगी भी ऐतिहासिक रही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विवादित बयान "आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है" पर घिरने के बाद अब सफाई देते नजर आए हैं। विपक्ष के हमले के बाद पवार ने परभणी में एक जनसभा में कहा कि भले ही उन पर 35 साल से आरोप लग रहे हो, लेकिन वह किसी पर कोई कर्ज नहीं रखते और आचार संहिता का सम्मान करते हैं। उन्होंने मीडिया पर उनके हर शब्द पर निगरानी रखने का आरोप भी लगाया। अजित पवार ने माना कि काम करने के दौरान गलती हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत हमेशा विकास की रही है। हालांकि विपक्ष भी उनके इस बयान पर हमलावर है और माफी की मांग कर रहा है। चुनावी माहौल में यह बयानबाजी गरमाई हुई है। देश में अब ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम विभाग IMD ने एक साथ 6 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण इन इलाकों में तापमान और गिरेगा। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर का असर शुरू हो चुका है। दिल्ली NCR में आज से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री और नीचे लुढ़केगा, जिससे कड़ाके की ठंड पड़नी तय है। सुबह के समय यूपी और पूर्वी भारत में कोहरा भी परेशान करेगा। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में एक बेहद दुखद खबर आ रही है। आज 2 प्राइवेट बसों की आमने सामने जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और दुख की बात यह है कि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना की शुरुआती वजह तेज रफ्तार और एक बस ड्राइवर की लापरवाही मानी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अयोध्या से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है। कल यानी 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर भव्य धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे। यह ध्वजारोहण सुबह 11:58 से 12:30 बजे के शुभ मुहूर्त में होगा, जो मंदिर की पूर्णता का प्रतीक होगा। शास्त्रों के अनुसार मंदिर पर फहराती ध्वजा दिव्य ऊर्जा का संचार करती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संपर्क सूत्र बनाती है। इस भगवा ध्वज पर सूर्य देव का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा, जो भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा को दर्शाता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। पूर्वी एशिया में अब तक का सबसे गंभीर सुरक्षा माहौल बन चुका है। जापान ने ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर अपने दक्षिणी द्वीप योनागुनी पर मिसाइलें तैनात करने की तैयारी तेज कर दी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने साफ कहा है कि यह तैनाती हमले की संभावना को कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं। लेकिन चीन इस कदम से बेहद नाराज है। यह तनाव तब बढ़ा जब जापान की एक मंत्री ने ताइवान पर हमले की स्थिति में सैन्य कार्रवाई में शामिल होने की संभावना जताई थी। साथ ही ट्रंप के रुख से यह आशंका भी बढ़ी है कि अमेरिका ताइवान को बचाने नहीं आएगा, जिसके चलते जापान अपनी कमर कस रहा है। यह क्षेत्र अब एक टाइम बम बन चुका है। अगर आप पेंशनधारक है या केंद्रीय कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और 30 नवंबर आखिरी तारीख है, जिसके पहले आपको 3 बड़े काम निपटाने होंगे, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। पहला काम, सभी पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। दूसरा काम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की भी आखिरी तारीख 30 नवंबर ही है। अगर आप पुरानी NPS छोड़कर UPS में आना चाहते हैं, तो तुरंत फैसला लें। तीसरा काम, टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी फॉर्म भी जमा कराने होंगे। फटाफट एक काम निपटा ले, क्योंकि समय बस एक हफ्ता बचा है। भारत और कनाडा के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलती दिख रही है। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CEPA पर फिर से बात शुरू करने को तैयार हो गए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। याद दिला दे, पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के आरोपों के बाद कनाडा ने बातचीत रोक दी थी, जिससे रिश्ते बेहद खराब हो गए। लेकिन हाल ही में PM मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद संबंधों में सुधार आया है। गोयल ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सप्लाई जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए अपार संभावना है। यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
2 साल पुराने राजनयिक विवाद को पीछे छोड़ते हुए भारत और कनाडा ने नई ट्रेड डील पर रुकी हुई बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है। G20 समिट में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई बातचीत के बाद यह सहमति बनी है। लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों का व्यापार दोगुना होकर $50 अरब तक पहुंच जाए। कार्नी ने इसे कनाडाई वर्कर्स और बिजनेस के लिए बड़ा नया मौका बताया है। यह कदम ऐसे समय आया है जब कनाडा अमेरिका पर निर्भरता कम करने, अपने नॉन अमेरिकी एक्सपोर्ट को दोगुना करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही यूरेनियम सप्लाई और परमाणु सहयोग पर भी बात आगे बढ़ी है। यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी आर्थिक जीत हो सकती है। अयोध्या में आज मंगलवार को एक और ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि के शिखर पर भव्य भगवा ध्वज फहराएंगे। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। हर चौराहे पर राम धुन गूंज रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार नहीं बनती तो हम आज राम मंदिर नहीं देख पाते। पीएमओ के मुताबिक इस ध्वज पर दीप्तिमान सूर्य का प्रतीक और ओम अंकित है, जो राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। यह ध्वजारोहण नगर शैली में बने शिखर पर किया जाएगा। पूरा देश इस गौरवशाली पल का इंतजार कर रहा है। हेल्थ केयर के बढ़ते खर्चों के बीच सरकार ने बड़ी राहत दी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब लाखों परिवारों को दोगुना सुरक्षा कवच मिला है। पहले जहां रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता था, वही अब कई पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस कवरेज मिल सकेगा। यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए है। सबसे खास बात यह है कि पहले से मौजूद बीमारियां भी पहले दिन से कवर होती है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो यह स्कीम आपके लिए एक पूरा प्रोटेक्शन प्लान है। तुरंत इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, आपकी सैलरी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर अब 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिससे आपका सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है। नए नियम के मुताबिक आपकी बेसिक पे अब आपकी कुल सैलरी का 50% होना जरूरी है। अगर यह 50% से कम है तो बाकी अलाउंस को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि पीएफ और ग्रेचुइटी के लिए आपका योगदान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन साथ ही आपके हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। कनाडा ने वंश आधारित नागरिकता कानून में बड़ा संशोधन कर दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय मूल के हजारों परिवारों को मिल सकता है। दरअसल साल 2009 में एक प्रथम पीढ़ी की सीमा लगाई गई थी। इसके तहत कनाडा के बाहर जन्मे कनाडाई माता पिता के बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाती। इससे कई भारतीय मूल के परिवारों के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। अब नए कानून को शाही मंजूरी मिल गई है। इससे वे सभी लोग कनाडाई नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे जो पुराने कानूनों के कारण नागरिक नहीं बन पाए थे। अब विदेश में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते माता पिता का कनाडा से पर्याप्त संबंध हो। यह समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी खबर। आज यानी 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। ध्यान दें, पहले यह छुट्टी 24 नवंबर को थी, जिसे बदलकर अब 25 नवंबर को कर दिया गया है। इसी के साथ आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह भी है। सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी और 4 पहिया वाहनों के लिए सीमाएं 26 नवंबर तक सील कर दी गई है और कई जगह डायवर्जन लागू है। अगर अयोध्या जा रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान जरूर चेक करें। बंगाल की खाड़ी पर एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मलक्का जलमरू मध्य पर बना निम्न दाब का क्षेत्र आज अवसाद में और जल्द ही एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका सीधा असर तमिलनाडु और पुडुचेरी पर पड़ेगा, जहां 25 से 29 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। कन्याकुमारी, नागपट्टिनम जैसे जिलों में यातायात प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को तुरंत तट पर लौटने की सलाह दी है, क्योंकि हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ओडिशा में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
भारत के लिए गर्व का एक और बड़ा मौका। हमारी दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। सबसे खास बात यह है कि हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत पर टीम को बधाई देते हुए कहा है कि यह जीत टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का बेहतरीन उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 9 स्वर्ण सहित 20 पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजों की भी सराहना की। खेल के क्षेत्र में भारत का नाम लगातार ऊंचा हो रहा है।